Third episode of the day na episode number 135 आदित्य का पागल पानी। Let's start. कुछ किलोमीटर हाईवे पर चलने के बाद करण ने गाड़ी एक कच्चे रोड की तरफ मोड़ ली। कार अब सिंगल रोड पर चल रही थी। कुछ एक आध किलोमीटर चलने के बाद करण ने पीछे पलटकर कहा, चाचा आगे का रास्ता मुझे याद नहीं है। सुशील ने झांक कर बाहर देखा और फिर करण से कहा, गाड़ी रोक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये ले बंदूक, अगर ये हिले तो इसकी खोपड़ी उड़ा देना। इतना कहकर सुशील ने बंदूक करण को दी और वो बाहर उतरकर रास्ता देखने लगा। उसे रास्ता तो नजर नहीं आया, पर दूर से आ रही अमित की कार देखी जो कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। सुशील ने तुरंत करण की तरफ झांका और चिल्लाते हुए उससे गन मांगी। करण ने सुशील को गन दी। इसके बाद सुशील ने ट्विंकल के ऊपर गन पॉइंट करी और उसे बाहर आने के लिए कहा। ट्विंकल डरी और सहमी सिसकती हुई जैसे ही बाहर निकली, सुशील ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गन को उसके माथे पर लगाकर उसे अपने सामने शील्ड बनाकर खड़ा कर दिया। तेजी से चल रहे अमित की नजर जब सुशील पर पड़ी तो उसने देखा कि ट्विंकल उसके सामने थी। अमित की गाड़ी की ब्रेक की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। कुछ देर अमित गाड़ी में बैठा रहा, तभी सुशील ने चिल्लाते हुए कहा, अमित बाहर आ जा और कुछ दिमाग मत लगाना, वरना तेरे ड्यूड बनने के चक्कर में तेरी फियांसे को गोली खानी पड़ेगी। सुशील की इतनी बात सुनते ही अमित गाड़ी से बाहर निकला। उसकी गाड़ी अभी भी चालू थी। अमित को देखकर सुशील ने कहा, गाड़ी का गेट बंद कर और हाथ सिर के पीछे रखकर गाड़ी से दूर खड़े हो जा। अमित ने ठीक वैसा ही किया और गाड़ी से आगे आकर वो खड़ा हो गया। तभी सुशील करण की तरफ मुड़ा जो अपनी कार से बाहर निकलकर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डर नजर आ रहा था जिसे वो छुपा रहा था। सुशील ने फिर करण को कहा, करण जाकर उसकी गाड़ी चेक कर। इतना सुनते ही करण आगे तो बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। वो क्लूलेस था कि उसे ये सब कैसे करना है। वो डरते हुए आगे बढ़ा और उसने कार में झांक कर देखा। तब अमित ने कहा, गाड़ी में कुछ नहीं है सुशील, प्लीज उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है मैंने और आदित्य ने किया है। ट्विंकल को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, उसे हमने झूठ बोला था। झूठ? ऐसा झूठ? सुशील ने पूछा। तब अमित ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले तुम ट्विंकल को छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, किसे छोड़ना है और किसे नहीं वो मैं देख लूंगा। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना ये जिंदगी की आखिरी बातचीत बन जाएगी। सुशील ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। पीछे करण गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहा था, वो भी रुक गया। इसके बाद अमित ने उसे पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे आदित्य ने अमित से कहा कि उसे सुशील से कुछ पूछना है और उसे अकेले मिलने के लिए उन्होंने ट्विंकल को यूज किया ताकि वो सुशील को पार्टी से बाहर निकाल सके। जब ट्विंकल ने यह सुना कि उसे यूज किया गया था, वो और भी रोने लगी। ये सब सुनते ही सुशील के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से करण से कहा, करण गाड़ी से रस्सी निकाल और इसके हाथ बांध। करण तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। इधर उधर ढूंढने के बाद उसने एक नायलॉन की रस्सी निकाली और अमित के हाथों को पीछे करके बांध दिया। इसके बाद सुशील ने अपने कार की डिक्की में अमित को डाला और बंद कर दिया। ट्विंकल रोते हुए सुशील के हाथ जोड़ रही थी। इसके बाद सुशील ने ट्विंकल को भी रस्सी बांधी और अमित की गाड़ी की डिक्की में बंद कर वो दोनों कारें लेकर निकल गए। गोरखपुर में आदित्य के घर के सामने ऑटो रुका और आदित्य उससे बाहर निकला। आदित्य खोया हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वो अपने मेन गेट से अंदर गया, दरवाजे की आवाज सुनकर मां बाहर आ गई और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ आदित्य, दादाजी ठीक तो हैं? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और वो अंदर चला गया। मृणाली हॉल में ही खड़ी थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, मृणाली पैकिंग कर लो, हम वापस जा रहे हैं। मृणाली ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मां गेट पर खड़ी होकर ये सुन रही थी और उन्होंने एकदम से कहा, तू कहां जा रहा है आदित्य? मुझे छोड़कर कहीं मत जा। मैं इतने साल तेरे बिना गुजार चुकी हूँ, अब और नहीं। लड़ाइयां तो बेटा चलती रहती हैं हर घर में, तू बस थोड़ा शांत रहा कर। आदित्य ने अपनी मां को कोई जवाब नहीं दिया और वो कमरे की तरफ चला गया। मृणाली ने बैग में सामान भरना शुरू कर दिया था। आदित्य कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया और चुप होकर नीचे देखने लगा। मृणाली ने उसे देखा और फिर पास आकर उसने आदित्य को माथे से पकड़ा और अपनी छाती से लगा लिया।
आदित्य रोने लगा और मृणाली ने उसे और कस के पकड़ लिया। उसने सिसकती हुई आवाज में कहा, मृणाली, मैं जानता हूं कि एक दिन मेरा पूरा परिवार मार दिया जाएगा। उसे रोकने के लिए मैं हर लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊं, ऑफिस जाऊं, घर आऊं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, माँ पापा दादाजी साथ में रहें। लेकिन लाइफ कहां जाकर रुकेगी ये मैं अच्छे से जानता हूं, और वैसा न हो इसलिए मैं इतना बेचैन और परेशान होता हूं। लोगों से लड़ता हूं ताकि मैं अपने परिवार की मौत को रोक पाऊं। मृणाली ने इन बातों को सुनकर आदित्य के फेस को पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर पूछा, कैसी मौत आदित्य? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मेरी फैमिली को कोई मार देगा और पिछली लाइफ में कोई ऑलरेडी मार चुका है। ये दूसरा मौका मिला है मुझे तुम सबको बचाने का। अगर इस बार भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मृणाली को आदित्य की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही आदित्य की मां अंदर आई और आदित्य से पूछा, तू ये सब क्या बोल रहा है? कौन मारने वाला है? क्यों मारने वाला है? बेटा तू सो जा, तू ये सब बातें क्यों कर रहा है? तभी मृणाली पलटी और उसने आदित्य की मां को देखा जो अब कमरे के अंदर खड़ी थी। मृणाली उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें बाहर आने का इशारा किया और वो दोनों आदित्य को अंदर छोड़कर बाहर चली गईं। इसके बाद मृणाली ने उन्हें हॉल में बैठाया और कहा, माँ जी, आदित्य पिछले कुछ टाइम से किसी फिल्म की स्टोरी पर काम कर रहा है और हर थोड़े दिन में वो उसकी कहानी बड़बड़ाता रहता है। यही बोलता है कि कोई मेरी फैमिली को मार देगा और मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। इतना ही नहीं, वो ये भी बोलता है कि उसने 10,000 साल की तपस्या की है जिसके बाद वो वापस आया है हम सबको बचाने। आदित्य की माँ इतना सुनते ही परेशान हो गई और उन्होंने डरते हुए कहा, बेटा इसे तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, वही हमें बता पाएगा कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास एक डॉक्टर का कार्ड था, रुक मैं ढूंढती हूँ। इसके बाद आदित्य की माँ खड़ी हुई और हॉल में बने एक छोटे स्टोर रूम में कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद वो एक कार्ड अपने हाथ में लेकर मृणाली के पास आई कि तभी कमरे से बाहर आदित्य आया। उसके हाथ में ट्रॉली बैग और कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था। आदित्य ने मृणाली से कहा, मृणाली कैब आ चुकी है, अब हमें निकलना है। मृणाली और आदित्य की माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर माँ ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, पहले हम एक डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर तू जहां जाना चाहता है चले जाना। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। उसने मृणाली की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव भी माँ से सहमति दिखा रहे थे। आदित्य बिना कुछ कहे गेट की तरफ बढ़ा। तभी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, आदित्य, मैंने अभी सुना कि तुम कह रहे थे हमारे परिवार को कोई मार देगा। ये सब क्या बात है बेटा? मृणाली मुझे बता रही थी तुम किसी 10,000 साल गुजरने की बात करते हो। इतना सुनते ही आदित्य पलटा और उसने मृणाली की तरफ देखा। उसे पहली बार मृणाली पर गुस्सा आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मृणाली उस बात को इस तरह आज माँ को बताएगी और उसे एक पागल घोषित कर देगी। तब उसने कहा, माँ मैं कोई पागल नहीं हूं जिसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। ये सच है कि तुम सब मर चुके थे और मैं भी ऑलमोस्ट मर गया था, पर एक साधु महाराज ने मुझे बचाया और फिर उन्होंने मुझे अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए 10,000 साल की यात्रा पर भेजा, जहां जाकर मैंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की ताकि मैं वापस आऊं और आप सबकी मौत से पहले दुश्मन को ढूंढकर उसे मार दूं। आदित्य की मां इतना सुनकर उसकी तरफ बढ़ी। उन्हें आदित्य पर दया आ रही थी। उन्होंने आदित्य के गाल पर हाथ रखा और सहलाते हुए कहा, लेकिन बेटा ये तो तुम्हारी फिल्म की कहानी है ना? मृणाली ने मुझे अभी बताया कि तुम ये सब किसी फिल्म के लिए लिख रहे हो। असल में देखो, हम सब यही हैं, एकदम सही सलामत। आदित्य ने इरिटेट होकर अपना सर पकड़ लिया और बैग लेकर बाहर निकल ही रहा था कि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और रोक कर कहा, तू डॉक्टर को दिखाए बिना कहीं नहीं जाएगा। मृणाली गेट लॉक करो, हम तीनों हॉस्पिटल जाएंगे। आदित्य समझ जाता है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में आदित्य, मृणाली और आदित्य की मां कैब में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। गुड़गांव में सुशील और करण दोनों गाड़ियों से एक खुले मैदान में बनी किसी पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की डिक्की खोलकर ट्विंकल और अमित को बाहर निकाला और फैक्ट्री के अंदर ले गए। फैक्ट्री सालों पुरानी थी, इसलिए हर जगह जंग लगी हुई थी।
और आसपास की जमीन दूर दूर तक पीली सूखी घास से घिरी थी। अंदर घुसते ही फैक्ट्री के बीच में एक मैदान था जिसके चारों तरफ फैक्ट्री फैली हुई थी और मैदान में पानी भरा हुआ था और उसके आसपास लगभग 10 फीट ऊंची हरी घास थी। सुशील ने ट्विंकल और अमित को लाकर उस मैदान के बीच में बैठाया और करण को उन पर नजर रखने का बोलकर वो गाड़ी से कुछ कपड़े लेने चला गया। अमित तब करण की तरफ पलटा और कहा, दोस्त तुम हमें जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, तुम जितने मांगो उतने, तुम मेरी गाड़ी रख लो। करण उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम और तुम्हारा दोस्त आदित्य जिन बख्शी सर के नाम पर उछलते हैं उनका ही पोता हूं मैं, तुम मुझे खरीदोगे? यहाँ की गवर्नमेंट, पुलिस और ये शहर तक हमारे इशारों पर चलता है। बुलाओ अपने उस दोस्त को और कहो कि आकर ले जाए तुम दोनों को। इससे पहले कि अमित कुछ कहता, सुशील अपने हाथ में 2 कपड़े लेकर आया और ट्विंकल और अमित के मुंह में एक एक करके उसे ठूंस दिया। ट्विंकल थोड़ा झपटाई लेकिन अमित ने चुप बैठकर अपना मुंह नीचे कर लिया। सुशील ने तब करण से पूछा, क्या बोल रहा था ये तुमसे? चाचा ये मुझे अपनी कार देकर खरीदना चाहता था। अब इस भिखारी को मैं क्या बताऊं कि मेरे पास अपनी महंगी से महंगी लग्जरियस कार है। सुशील ने आगे बढ़कर एक लात अमित को मारी और अपना फोन निकाला। उसके बाद उसने ट्विंकल और अमित का फोटो खींचा जिसमें उन दोनों के हाथ बंधे हुए दिख रहे थे और तब उसने अमित से कहा, अब यह फोटो जाएगी तुम्हारे दोस्त आदित्य के पास और वो दौड़ता हुआ यहां आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। Thanks for hearing. The next episode is coming shortly.